प्रस्तुत है नाटक एक एक्टर की मौत। डियर मैडम, बहुत वर्षों से एक दर्शक की तरह मुझे आपके अभिनय को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने कई सारे जादुई किरदारों को जीवंत बनाया है। गंभीर एवं कॉमेडी रोल्स दोनों में ही आपके किए काम का तो मैं प्रशंसक हूं ही, लेकिन आज के दौर के कंटेम्प्रेरी ड्रामा, खास तौर पर मॉडर्न वुमन की आपकी भूमिकाओं से तो मैं बिल्कुल अभिभूत हूं। जब आप स्टेज पर होती हैं तो दर्शक अपनी सांस रोक लेते हैं और थिएटर अपनी सौंदर्य और संपूर्णता को प्राप्त होता है। आपके सबसे बड़े प्रशंसक एवं फैन के रूप में मैं बड़ी हिम्मत जुटाकर आपको ये पत्र लिख रहा हूं। इस अनुरोध के साथ कि आप अपनी कला के हुनर, अपनी शोहरत के प्रभाव से एक एमेच्योर थिएटर कंपनी की मदद कीजिए। हम एक चैरिटी शो करना चाहते हैं और मुझे भरोसा है कि निश्चित रूप से यह एक यादगार शो होगा। इसी दौरान हमें आपसे बातचीत करने और आपके द्वारा किए गए उन तमाम रोल्स के बारे में चर्चा करने का मौका मिलेगा, जिसने हमारे जीवन को और भी खुशनुमा बनाया है। हम आपके शुक्रगुजार होंगे अगर आप हमारी इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए मुंबई से पुणे आए। यह मीटिंग दिनांक 27 मार्च 2025 को है। शायद मैं गलत जगह पर आ गई। नहीं, शायद आप सही जगह पर हैं। मैं एक एमेच्योर थिएटर कंपनी का पता ढूंढ रही हूँ, जिसके डायरेक्टर मिस्टर अक्षय हैं। किसी ने बताया मुझे वो यहीं कहीं है, इसलिए मैं जी, मैं ही अक्षय हूँ। आप मुझे सिर्फ अक्षय कहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि आप यहाँ आई। मुझे आप असल जिंदगी में बिल्कुल अलग दिखती हैं और स्टेज पर एक्टिंग करते समय उन सारी लाइट्स के साथ तो और भी अलग। ये भी तो एक स्टेज है। हाँ, लेकिन ये एक एमेच्योर थिएटर का स्टेज है और मैं ऑडियंस में नहीं बैठा हूँ, सो ये इंप्रेशन का फर्क है। बाकी लोग कहाँ हैं? कौन से बाकी के लोग? मेरा मतलब है आपकी थिएटर ग्रुप के दूसरे मेंबर्स। ओ हाँ, मेरे ख्याल से मैं चाहता हूँ कि अभी पहली मीटिंग में हम दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं। फिर जैसे हम डिसाइड कर लेंगे तो बाकी लोगों को भी हम बुला लेंगे, अगर हम उनकी ज़रूरत समझेंगे तो। क्या मतलब है अगर हम उनकी ज़रूरत समझेंगे तो? देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे नाटक होते हैं जिनमें कई सारे किरदार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाटक भी होते हैं जिनमें सिर्फ 2 ही किरदार होते हैं। ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इसी चीज़ में तो मुझे आपसे मदद की उम्मीद है, आपकी सलाह। मेरे कुछ अपने आइडियाज़ हैं
हो सकता है वो आपको पूरी तरह ठीक ना लगे। खैर, मुझे मिलते ही बिजनेस ही डिस्कस नहीं करना चाहिए था। आइए बैठिए। बैठिए। थैंक यू। क्या लेंगी आप, चाय कॉफी या? कॉफी विल बी फाइन। श्योर। नो शुगर प्लीज। मुझे बड़ी खुशी है कि आप यहाँ आई हैं। हिंदी थिएटर की ग्रेट आर्टिस्ट। आपने हमारे थिएटर ग्रुप के लिए इतना वक्त निकाला, हम जैसे एमेच्योर्स के लिए। अदरवाइज सारे प्रोफेशनल्स एमेच्योर्स को तो नापसंद ही करते हैं, नहीं करते? वेल इट्स क्वाइट नॉर्मल एंड अंडरस्टैंडेबल। यस बट इट डज मेक सेंस। इसका रिवर्स भी सच है। एमेच्योर्स भी प्रोफेशनल्स को नापसंद करते हैं। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। लेकिन मैं हूं, एंड दैट मेक्स सेंस टू, डजंट इट? मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। मैं दोनों को ही नापसंद करता हूं। दोनों को? हाँ, अगर वो असली नहीं है, अगर उनमें वो खरापन और वो ईमानदारी नहीं है तो। देखो क्या होता है कि या तो किसी में ऊपर वाले का दिया हुआ टैलेंट होता है या नहीं होता है। मैं इसी तरीके से इस बात को देखता हूँ। डू यू एग्री? एक एमेच्योर भी एक्टर बन सकता है अगर उसमें टैलेंट हो, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस भी। यू नो, मैं पिछले 25 सालों से एक्टिंग कर रहा हूँ सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तुम सब प्रोस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं। और मैं अब तक कई सारे रोल्स कर चुका हूँ और तुम ये बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि अपने इस प्रोफेशन में एक्सपीरियंस कितना इम्पोर्टेंट है। एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग एंड टैलेंट? ऑफ कोर्स, जिन लोगों में टैलेंट नहीं होता है उनमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। आप बियर नहीं? मैं अल्कोहल अवॉइड करना चाहूंगी। रियली? ठीक। मुझे तो लगता था कि सारे बड़े आर्टिस्ट अपने आप को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना पसंद करते हैं। एक्चुअली ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो हर रोज कुछ ना कुछ नया रचता है उसे कुछ ना कुछ नष्ट भी करना होता है, सिर्फ बैलेंस बनाए रखने के लिए। जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही सबसे ज़्यादा घृणा भी करते हैं, सिर्फ बैलेंस बनाए रखने के लिए। क्रिएटिव लोग सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अग्री? हाँ, थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली जब हम दिन भर के काम से थक चुके होते हैं, हमारा शरीर जब सूख चुका होता है, तब हम ज़्यादा कैपेबल होते हैं। ऑल राइट, मुझे भी बियर दे दो। ये होगी ना बात। लीजिए। Cheers to our good health and to all work together. Cheers. हाँ, तो बताइए, आप मेरे थिएटर ग्रुप के लिए आपने मुझे बुलाया है, तो मैं क्या मदद कर सकती हूँ? आप चाहते हैं कि मैं आपको एडवाइस दूं या आप चाहते हैं कि आपके किसी प्ले को? आप चाहती है कि हम सब कुछ अभी ये डिस्कस कर लें, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि क्यों ना हम दोनों पहले एक दूसरे को जान लें, क्योंकि कोई भी एक्टर किसी के साथ काम करने से पहले अपने पार्टनर्स को जानना तो चाहते ही हैं, नहीं चाहते? हाँ, लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें स्टेज पर देखा है। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे एक्टिंग करती हो। मुझे तुम्हारा पोटेंशियल भी पता है और तुम्हारी लिमिटेशंस भी। मेरी लिमिटेशंस? हम सभी की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हम अपने बंधनों से ठीक उसी तरह बंधे होते हैं जैसे कोई फोटो अपनी फ्रेम से बंधी होती है। हाँ, लेकिन ये लिमिटेशंस क्वालिटी हो जाती है अगर हम उसके प्रति सचेत हो, कॉन्शियस हो। मैं ये कहना चाह रहा था। ओह, आई सी। तो इस तरीके से ये डिसाइड करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं या नहीं। तो वो चार्मिंग लेटर तुमने ही भेजा था मुझे?
दैट्स राइट। और उस लेटर से तुमको ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं तुम्हारी एक्टिंग की प्रतिभा को कितना एडमायर करता हूँ। और वैसे भी पूरा हिंदुस्तान तुम्हें जानता है, सभी को पता है कि तुम हिंदी थिएटर की जनरेशन की सबसे बड़ी आर्टिस्ट हो। हालांकि ज़्यादातर लोग तुम्हें टीवी और फिल्मों की वजह से जानते हैं, लेकिन अगर मैं एक्टिंग और आर्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ थिएटर के बारे में कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ रही है। बहुत अच्छी तरह से। देखो, टेलीविज़न तो बिल्कुल कचरा है और फिल्में शूडो आर्ट, थिएटर असली चीज़ है और सिर्फ थिएटर मायने रखता है, सिर्फ थिएटर। तुम ऐसे कैसे जनरलाइज कर सकते हो? नहीं, मैं कह सकता हूँ क्योंकि 100 बेवकूफ़ी भरी फिल्में बनती हैं, तब कहीं जाके उनमें से एक आध अच्छी होती है जिनके कुछ मायने होते हैं, कुछ सब्सटेंस होता है। ये जो तुम कह रहे हो कि कुछ फिल्में अच्छी होती हैं, मतलब तुम भी मानते हो कि फिल्में अच्छी हो सकती हैं, वर्थ राइट? हाँ, लेकिन ज़्यादातर तो बेकार ही होती है। देखो, मैं आपको एक थिएटर एक्ट्रेस की तरह जानता हूँ और उसी तरह से इज्जत करता हूँ और मेरा इंटरेस्ट उसी में है। टीवी और फिल्मों पर जब तुमने अल्लाह बोला है उसमें बिल्कुल नहीं, तो हम उसे इग्नोर करेंगे और भुला देंगे। अभी यहाँ हम सिर्फ थिएटर के बारे में बात करेंगे। ओके। तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। एग्जैक्टली, तुम मुझे नहीं जानते और मेरे बारे में जानने से पहले या मेरे साथ काम करने से पहले तुम्हें यह जानना ज़रूरी है कि मुझ में क्या अच्छाइयाँ हैं और या क्या खराबियाँ, ताकि तुम भी ठीक वैसे ही मुझ पर भरोसा कर सको जैसे मुझे तुम्हारे ऊपर है। और इसीलिए मैंने एक मोनोलॉग तैयार किया है जो मैं अभी तुम्हारे सामने करके दिखाऊंगा। तब तुम खुद ही ये फैसला कर लेना कि मैं एक असली एक्टर हूँ या सिर्फ नौटंकीबाज। तुम ये कहना चाह रहे हो कि जैसे हम ड्रामा स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम में करते हैं, उस तरह तुम अभी मेरे सामने मोनोलॉग डिलीवर करके दिखाओगे? एग्जैक्टली, मैं उस अनुभव से दोबारा गुजरूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन मैं तो तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे ग्रुप के लिए क्या मदद कर सकती हूँ। रिलैक्स, हम वो भी बात करेंगे, लेकिन तुम पहले मुझे एक्टिंग करते हुए देख तो लो। हम सीरियसली तभी बात कर पाएंगे जब हम ये देख लें कि कैसे एक्टर के साथ हमें काम करना है, ठीक है? लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे सामने ये सब करो। नहीं, मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ये देख लो और जान लो कि जितने भी रोल्स मैंने अभी तक थिएटर में किए हैं वो यूं ही फालतू के नहीं। ओके। किस प्ले का मोनोलॉग है ये एक बहुत ही बढ़िया प्ले है। इसका नाम है एक अभिनेता का चला जाऊं। किसने लिखा है? रिलैक्स, तुम्हें सब पता चलेगा, बट पहले तुम देख तो लो। अरे हाँ, जब एक अभिनेता की मृत्यु होती है तो वो सिर्फ एक इंसान का चला जाना नहीं होता, वो उन बहुत सारे शरीरों की छायाओं की भी मौत होती है जिनको हमने मंच पर जिया होता है। हमारे साथ हमारे सारे दर्शक भी मर जाते हैं बगैर जाने। धीरे धीरे हमारी स्मृतियां भी मर जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर संस्मरण झूठे होते हैं और आंसुओं से भरे। हमारी अपनी कमजोरियों और हमारी अपनी मौत के डर से भरे हुए। जब एक अभिनेता की मृत्यु होती है तो भविष्य के वो सारे रोल भी मर जाते हैं जो उसने किए होते हैं। और जब हम किसी अभिनेता के चले जाने पर रोते हैं तो हम सिर्फ उसी के लिए नहीं रोते, हम रोते हैं उस सारे वक्त और उन सारी परफॉर्मेंसेस के लिए जिसको हमने उसके माध्यम से मंच पर जिया था। लेकिन सबसे बुरा होता यह है कि जब एक अभिनेता अपने जीवन की सबसे बढ़िया भूमिका निभाए बगैर ही चला जाता है। एक ऐसा रोल जिसमें वो अपना सब कुछ दे सकता था, एक उम्दा साथी कलाकार, एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, एक ऐसे डायरेक्शन के साथ जो मौजूद होते हुए भी दिखता ना हो, सिर्फ महसूस होता हो। एक ऐसा रोल जिसमें वो अपना सारा हुनर, अपनी सारी समझ और अपनी सारी क्षमता को दिखा चुका हो, जहां हर शब्द और हर मुद्रा का सही पैमाना उसने पा लिया हो।
ऐसा एक रोल किए बगैर मर जाना बहुत बहुत अफसोस की बात होती है। लेकिन हम दोनों को देखो, तुमने और मैंने, हमने अपने पूरे जीवन को थिएटर में जिया और थिएटर के वास्ते ही जिया है। हम दोनों ने शादी की और 20 बरस तक पति पत्नी की तरह साथ रहे। हम दोनों ने सैकड़ों रोल किए। हमको बहुत सारी प्रशंसा मिली और वो सारी इज्जत भी जो हमने सपनों में देखी थी। लेकिन हमने अभी तक अपने जीवन का वो सबसे उम्दा रोल नहीं किया है जिसको हम तलाश रहे हैं। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम दोनों ने कभी भी साथ साथ काम ही नहीं किया। हम दोनों कभी भी एक साथ स्टेज पर नहीं उतरे और ये बात हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं। देखो देखो, वक्त हमारे हाथ से धीरे धीरे फिसल रहा है। हम दोनों अपने जीवन के आखिरी पड़ाव की ओर पहुंच रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि आओ आओ, इसे हम करें। अभी जब तक हमारे शरीर में इतनी ताकत है कि हम अपने आत्माओं का प्रतिबिंब दिखा सकें। मैं तुमसे ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम कभी मेरी पत्नी रही, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि तुम मेरी आइडियल स्टेज पार्टनर हो। तुम्हें भी मेरी उतनी ही जरूरत है जितनी मुझको तुम्हारी। तुम मेरे बिना कभी भी अकेले परफेक्ट और कंप्लीट नहीं हो सकते। इसलिए प्लीज मुझे मना मत करना। अपने पति को भूल जाओ, मेरी वाइफ को भूल जाओ, हमारे डाइवोर्स को भूल जाओ और इस बात पर फोकस करो कि हमें अभी वो एक फाइनल शो करना बाकी है जो हम कर सकते हैं और वो हम करेंगे। वो हम करेंगे, वो हम करेंगे। खत्म हुआ, एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुआ, तो मैं पास हुआ या? You were great, really great, so convincing. किसने लिखा ये नाटक? मैंने। तुमने? तुम लिखते भी हो? हाँ, दरअसल मैं एक ऐसे नाटक की तलाश कर रहा था जिसके जरिए मैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकूं। तो जब ऐसा कुछ मिला नहीं तो मैंने सोचा मैं खुद ही लिखता हूँ। क्या नाम बताया तुमने? क्या नाम है इस नाटक का? एक अभिनेता का आज चला जाना। दरअसल इसके दो मेन कैरेक्टर हैं, पति और पत्नी। और ये जो नाटक ये कर रहे हैं दोनों, इसके करीबन 10 साल पहले इन दोनों का डाइवोर्स भी हो चुका है। और इसके बाद क्या मैं चाहता हूँ कि ये प्ले तुम खुद ही पढ़ोगे तो बेहतर होगा। हाँ, मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। लेकिन तुमने बताया कि इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं। कौन है वो 2? हम दोनों। हम दोनों? हाँ, बशर्ते तुमको एक एमेचर के साथ काम करने में कोई परेशानी ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बहुत अच्छा अभिनय कर रहे थे, इनफैक्ट जैसा इसे होना चाहिए। लेकिन इसे डायरेक्ट कौन कर रहा है? मैं। तुम? हाँ। मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आता जब एक एक्टर ही डायरेक्टर हो। बहुत अजीब है। देखो, अजीब का तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये एक यादगार शो होगा। बशर्ते मुझे एक एमेच्योर के साथ काम करने में कोई परेशानी ना हो। बहुत बढ़िया। देखो क्या है कि हम दोनों अभी एक ही वेवलेंथ पर हैं और तुम तो मेरा दिमाग भी पढ़ रही हो, लेकिन तुम्हें ये अभी डिसाइड करना जरूरी नहीं है। आराम से स्क्रिप्ट ले जाओ, घर पे पढ़ो, अगर तुम्हें ये पसंद आए तो। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस रोल को ठुकराओगी नहीं। वैसे भी तुम्हारा कोई नुकसान तो है नहीं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मुझे पता है कि तुम्हारी थिएटर कंपनी का हॉल अभी रेनोवेट हो रहा है और किसी अन्य ग्रुप के पास तुम्हारे लिए ऑफर करने को कुछ है नहीं। You are very well informed. किसी भी अच्छे डायरेक्टर को उन सभी एक्टर्स के बारे में जानना ही होता है जिनके साथ वो काम करना चाहता है। ठीक है, मैं तुम्हारा ये प्ले पढ़ूंगी, लेकिन
मुझे एक्टर का मेन कैरेक्टर में होना कुछ ज्यादा जम नहीं रहा है। इस टाइप के मैंने तमाम प्ले पढ़े हैं। हाँ, लेकिन ये उनसे अलग है। किस तरह से? जिस तरीके से ये लिखा गया है, ये एक बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, क्योंकि इसे एक एक्टर ने लिखा है। मुझे ये भी कुछ खास पसंद नहीं आता जब एक एक्टर ही राइटर हो। लेकिन तुम्हें शेक्सपियर के प्ले तो बहुत पसंद है। एवरी टाइम एवरी मोमेंट। तो वो भी तो एक एक्टर थे, और उसी तरह मोलियर भी था। लेकिन चेखव नहीं था। हाँ, लेकिन उसकी वाइफ तो थी। ये कोई वैसा टैलेंट नहीं है कि बिस्तर में जाके ट्रांसमिट हो जाता हो। होता है, होता है। हम दोनों के बीच काफी कुछ घटित हो चुका है और काफी कुछ तो निहायत भद्दा भी। हाँ, लेकिन बहुत सारा अच्छा भी तो था। हाँ था, लेकिन काफी कम। आई एम सॉरी बट आई कांट। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। तुम काम करना नहीं चाहती या नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो, अगर तुम काम करना चाहो तो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे भी ज्यादा इस प्ले में काम करना चाहती हो। पिछले 4 सालों में तुमने एक भी रोल नहीं किया। मैं शायद तुमसे ज्यादा लकी रहा हूं। मुझे हमेशा से तुम जैसे मेल एक्टर से जलन होती रही है, क्योंकि जितने कैरेक्टर्स तुम लोगों के लिए लिखे जाते हैं उतने हम औरतों के लिए नहीं लिखे जाते। हमेशा से उन राइटरों से नफरत होती रही है, क्योंकि वो औरतों के लिए कुछ लिखते ही नहीं है, और जब भी लिखते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि लिखना क्या चाहिए। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए तुम्हें इस प्ले में काम करना चाहिए, क्योंकि इसके दोनों ही कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, एकदम गहरे, वेरी रिच। लेकिन हमारा साथ काम करना कितना परवश होगा। मेरा पति क्या कहेगा, तुम्हारी पत्नी क्या सोचेगी। मैं जानता हूँ कि वो दोनों ही नाराज होंगे, वो एतराज करेंगे। वही ना, मैं ठीक कह रही हूँ ना। तुम ठीक नहीं कह रही हो, मुझे समझाने तो दो। देखो, हमारे पास है ये एक आखिरी मौका होगा वो सब कुछ कर दिखाने का जो हम कर सकते हैं। और तुम ये मत भूलो कि हम अपने जीवन के आखिरी पड़ाव की ओर पहुंच रहे हैं। और तुम ये मत भूलो कि हम 15 साल तक मियाँ बीवी रह चुके हैं, और अब मैं उन दबी हुई यादगारों को फिर से ताज़ा नहीं करना चाहती। देखो, मैं तुमसे ये सब कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो प्रोफेशनली तुम्हारा कोऑपरेशन मांग रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। देखो, जब हम मियाँ बीवी थे तब तुमने मेरे साथ इसलिए एक्ट नहीं किया क्योंकि तुम्हें लगा था कि लोग हमारे बारे में ये सोचेंगे कि हम अपनी निजी जिंदगी को दिखा रहे हैं। और जब हमारा तलाक हो गया तब तुमने मेरे साथ इसलिए एक्ट नहीं किया क्योंकि तुम्हें लगा कि अब हमारी शादी टूट चुकी थी। मैं इसलिए एक्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरा नया हस्बैंड नहीं चाहता था, और मैं उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती थी, और मैं आज भी उसका दिल नहीं दुखाना चाहती। एक मिनट, यही दो। इस डायलॉग को ध्यान से सुनो ना, क्योंकि मेरा नया हस्बैंड नहीं चाहता था। अच्छा, इसमें कीवर्ड है हस्बैंड, एम्फसाइज इट, जोर दो उस पर। वो सबसे बड़ी बाधा है, उसी की वजह से तो उसको हानि कह पाती। वो इस गेम में तीसरा प्लेयर है, कभी दिखता नहीं लेकिन हमेशा मौजूद रहा है। सारी समस्याओं की जड़ वही, उसी की वजह से उस एक्टर को वो हाँ नहीं कर पाती। और हाँ, एक बात और, तुम्हारे साइलेंसेस मीनिंगफुल नहीं आ रहे। अभी हमें रिहर्सल करते हुए 1 हफ्ता ही हुआ है, और तुम हो कि मुझे इस तरह से। लेकिन हम इस प्ले पर ये जो सीन है इसका इस पर 50 बार काम कर और ये मुझे बेवकूफ़ी लगती है कि हम एक ही सीन पर 50 बार काम करें और बाकी पूरे प्ले को छोड़ दें। देखो ईरा, ये इस प्ले का की सीन है, और हमें उन दोनों के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना है। अगर ये सीन बढ़िया हो गया तो पूरा प्ले अपना आप बढ़िया हो जाएगा। अगर हम अपने कैरेक्टर्स को अच्छे से समझेंगे तो ऑडियंस उनको ना चाहते हुए अच्छे से समझ लेती है। ठीक है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साइलेंसेस में क्या गड़बड़ है। ठीक, डू यू नो मेरे लिए रियल एक्टिंग के क्या मायने हैं? जब कोई एक्टर स्टेज पर खड़ा हो, एकदम चुप, अडोल, बिना कोई हरकत, बिना कोई डायलॉग, लेकिन ऑडियंस उस पर से अपनी नज़रें ना हटा पा रही हो। लेकिन ये बहुत ही केयरफुली प्रिपेयर करना पड़ता है, बिल्ड करना होता है।
इस बात पर मेंटली फोकस करके कि वो कैरेक्टर उस सिचुएशन में क्या सोच रहा हो, क्या टेंशन उस सिचुएशन में उन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में रही होगी। देखो, अपना डायलॉग तो कोई भी मीडियोकर एक्टर बड़े अच्छे ढंग से बोल लेता है। मैं कभी कभी एक कोटेशन बोलता हूँ कि तुम मुझे स्टेज पर अपना साइलेंस दिखाओ और मैं तुम्हें बता दूँगा कि तुम कैसे एक्टर हो और कितने पानी में। किसका कोटेशन है ये? मेरा। कुछ सालों पहले मैंने ये कहा था और वक्त को लेके मैं और भी ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ कि मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। खैर छोड़, ये सीन दोबारा लेते हैं। कहाँ से शुरू करें? शुरुआत से लेते। मैं यहाँ थी, तुम यहाँ से। हम दोनों के बीच काफी कुछ घटित हो चुका है और काफी कुछ तो निहायत भद्दा भी। हाँ, लेकिन बहुत सारा अच्छा भी तो था। हाँ था, लेकिन काफी कम। आई एम सॉरी बट आई कांट। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। तुम काम करना नहीं चाहती? मैं नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, वो मुझे कैब मिलने में देर हो गई। You are late. पर मैं क्या करती, वो ट्रैफिक जैम में मैं फंस गई थी। You are late. आई एम सॉरी। तुम 1 घंटा देरी से आई, पता है? रियली? Yes, exactly an hour. आई एम सो सॉरी, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। हाँ, लेकिन ये कोई बाई चांस भी नहीं। क्या मतलब है? मतलब ये कि पिछले 1 महीने में तुम 8 बार देरी से आई हो। ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, रूड है। तुम्हें बताओ, अगर मैं रोज 1 घंटे बैठ कर तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा तो मैं अपने एक्ट पर कैसे ध्यान दे पाऊंगा? मुझे उन एक्टर से हमेशा से चिढ़ होती रही है जो लेट आते हैं। मैं उनसे नफरत करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हुई, यही बहुत बड़ा फेवर है, और तुम हो कि मेरी इंसल्ट किए जा रहे हो। माफ कीजिए, लेकिन मैं आप पे ज्यादा बड़ा एहसान कर रहा हूँ। तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो। नॉनसेंस। ना, ये नॉनसेंस नहीं है। तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं है कि पिछले 4 सालों में तुमने एक भी रोल नहीं किया? तुम्हें एक भी रोल नहीं मिला है जब से अब तक। जब भी तुम्हारे फोन की घंटी बजती है तो तुम्हें लगता है कि शायद किसी थिएटर ग्रुप से तुम्हें कोई कॉल आया, लेकिन नहीं, किसी ग्रुप से तुम्हें कोई कॉल नहीं आती। मैं तुम्हें वो काम करने का मौका दे रहा हूं जो तुम्हें पसंद है। तुम बदले में मुझे क्या दे रही हो? तुम सारे प्रोफेशनल, तुम सब एक जैसे ही हो। थिएटर से पाना सब कुछ चाहते हो, लेकिन थिएटर को देना कुछ नहीं चाहते। तुम निहायत ही बदतमीज और घमंडी किस्म के आदमी हो। जो एक्टर हमेशा देरी से आता है ना, उससे ज्यादा घमंडी कोई और हो ही नहीं सकता। देखो, तुम अगर इसी तरह अभी बात करना बंद नहीं किए तो मैं अभी तुम्हारा ये प्ले छोड़कर चली जाऊंगी। मत भूलो कि मैं एक लेडी हूँ। ओह, मैं एक लेडी से माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं उस एक्टर को माफ नहीं कर सकता जो मुझे सिखला रही है कि वो एक लेडी है। तुम जैसे फ्रस्ट्रेटेड आदमी को मैं ये अलाउ नहीं कर सकती कि वो मुझे इतने भाषण दे। तुमने दसियों बार ड्रामा स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम दी होगी और तुम 10 बार फेल हुए होगे। उसका फ्रस्ट्रेशन तुम मेरे ऊपर मत निकालो। ड्रामा स्कूल की एग्जाम दी थी, लेकिन 10 बार नहीं, केवल 1 बार, और मैं सिलेक्ट भी हो गया था। और वो वही साल था जिस साल तुम सिलेक्ट हुई थी। That's impossible. No, it's not.
याद करो, तुम्हारे बैचमेट्स थे आलोक, नंदिता, गोपाल, श्रीवल्ली, और उस वक्त तुम्हारी 2 चोटियां हुआ करती थी। और मुझे अच्छे से याद है, उस दिन तुम एक नीली साड़ी पहनकर आई थी और अपने इंटरव्यू से पहले हॉल के उस कोने में बैठी कांप रही थी। मैंने नीली साड़ी पहनी थी जो मेरी माँ की थी। तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा ना कि मेरा सिलेक्शन हो गया था, बस मैं क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाया था। याद है मुझे, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट लेक्चर में हमारे प्रोफेसर ने कहा था एक स्टूडेंट है जिसने ज्वाइन नहीं किया है। वो मैं ही था। लेकिन जब सिलेक्शन हो गया था तो ज्वाइन क्यों नहीं किया? वो एक लंबी कहानी, सेट टू इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हम तो ये बात कर रहे थे कि तुम हमेशा देरी से आती हो। एग्जैक्टली हम यही बात कर रहे थे कि मैं देरी से आती हूँ और जितनी जल्दी हो सके तुम इस चीज की आदत डाल लो। मुंबई के हर डायरेक्टर ने इस बात की आदत डाल ली है कि मैं देरी से आती हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से जो एक्टर हमेशा अक्षय, जो एक रानी कर सकती है वो उसकी प्रजा कभी नहीं कर सकती। मुझे हमेशा से उन गलतियों की माफी मिलती रही है जिसके लिए दूसरे ऑर्डिनरी एक्टर्स को सजा। थिएटर की दुनिया में सब एक बराबर नहीं होता। थिएटर है क्या? कुछ धोखे से भरी पुरानी यादें, कुछ बिना साबित हुआ गॉसिप और कुछ लोगों के मशहूर हो जाने और नाम कमाने की ख्वाहिश। थिएटर के लोग काफी लिमिटेड और अनइंटरेस्टिंग होते हैं और इसी थिएटर को तुम सभी आर्ट से बेहतर संपूर्ण कला मानकर इसे पूछते हो। मैं उस तरीके के थिएटर को कुछ नहीं मानता। मैं मानता हूँ उस थिएटर को जिनको तुम्हारे दोस्तों साथियों ने टीवी और फिल्मों से मिलने वाले पैसे और शोहरत के लालच में छोड़ दिया। ये वो मोटिव्स नहीं है जो एक एक्टर में होने चाहिए। तो क्या मोटिव्स होने चाहिए एक एक्टर में? स्टेज, सिर्फ स्टेज और ऑडियंस। अगर कोई एक्टर ये सोचता है कि दर्शकों से भरे खचाखच हॉल में परफॉर्म करने से बड़ी खुशी उसके लिए कोई और भी हो सकती है तो उसे कुछ और करना चाहिए, एक्टिंग नहीं। लेकिन एक्टर भी इंसान होता है, उसकी भी अपनी जरूरतें और चाहते होती हैं। इसके बावजूद भी मैं तो यही मानता हूँ। और वैसे भी तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी वो बेवकूफ़ी भरी फिल्में करने की जो तुमने 90s में की थी, और वो दोनों टीवी सीरियल्स, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, रबिश। उस दौर में हम सभी यही कर रहे थे। हम अपने टैलेंट को दूसरे मीडियम से आजमाना चाहते थे। तुम सिर्फ पैसा कमाना चाहती थी और पॉपुलैरिटी। और वैसे भी टीवी और फिल्म एक्टर की मीडिया नहीं है। एक्टर के लिए तो थिएटर ही है जहां वो किंग है। उस समय कुछ क्राइसिस चल रहे थे। मेरी डॉटर की अच्छी एजुकेशन के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और मेरा पति मुझे हमेशा ताने देता रहता था कि वो मुझसे ज्यादा पैसा कमाता है और मुझे प्रूव करना था उसे कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। तुम्हारे लिए ये आदर्श बघारना बहुत आसान है क्योंकि तुम्हें एक्टिंग की कमाई से गृहस्थी नहीं चलानी थी ना। फर्स्ट ईयर में मैं भी तुम्हारी तरह ही थी, यही सोचा करती थी, प्योर आर्ट, कला। लेकिन थर्ड ईयर आते आते मुझे ये समझ में आ गया था कि किस टाइप का प्रोफेशन है। ठीक है, खैर अब हम जरा अपने अतीत की बात को भूलते हैं और उस पर फोकस करते हैं जो अभी हम कर रहे हैं। आई एग्री। ठीक। अच्छा सुनो ना, हाँ? थोड़ा न्यूट्रल होने की कोशिश करो ना, मतलब पैथोस नहीं चाहिए।
तुम्हें अपने एक्स हस्बैंड से बिल्कुल साफ साफ बात करनी है। और तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं होने जा रहा है। ना तो कोई जीतने वाला है ना कोई हारने। अब जो दोनों के अतीत में जाओगी तो दोनों ही हारने वाले मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक एक्टर की तरह रीज़न से आर्गुमेंट रखो, ना कि इमोशन और दिल से एक औरत की तरह। ठीक है, शुरू करें। वो सब तभी हुआ था उन गर्मियों की छुट्टियों में जब तुमने मुझे प्यार करना बंद कर दिया था। ये सच नहीं है। यही सच है। तुमने मुझे प्यार करना बंद कर दिया था क्योंकि अब मैं तुम्हारे जोक्स पर हंसती नहीं थी ना। अब जब तुम शब्दों को तोड़ मरोड़ कर खिलवाड़ करते थे तो मैं उन पर खिलखिलाती नहीं थी ना। अब तुम मुझे उस तरह डोमिनेट नहीं कर पाते थे जिस तरह शुरुआत में कर लिया करते थे। इसलिए तुमने एक औरत की तलाश शुरू कर दी जो तुम्हें अडोर करे, जो तुम्हारे वेट और उम्र पर हंस सके। दरअसल तुम्हें तो एक छोकरी चाहिए थी, एक नौजवान छोकरी जो जीवन के बारे में कुछ न जानती हो, और वो तुम्हें मिल गई। तुम्हें हमेशा से ऐसी चीप साइको एनालिसिस करने का शौक रहा है ना। पर तुम ये भूल गई कि उस वक्त तुम कैसा बर्ताव किया करती थी। और ये शादी तोड़ने की शुरुआत भी तुमने की थी, मैंने नहीं। और बहरहाल ये भी तो याद करो कि मुझे क्या क्या भुगतना पड़ा था सिर्फ इसलिए कि मैं अक्षय, हाँ बोलो। मैं इस तरह काम नहीं कर पाऊंगी। हम इस तरह काम नहीं कर सकते। क्या हुआ? अब क्या हो गया? मुझे रिहर्सल करते हुए 1 महीना हो चुका है और अब तक मुझे ये नहीं पता है कि मेरा कॉस्ट्यूम कैसा होगा। 2-4 दिन और दो ना यार, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। यही बात तो तुमने 1 हफ्ता पहले भी कही थी। I'm sorry यार, तुम समझो तो सही कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। अब कुछ चीजें नहीं ऑर्गेनाइज हो पा रही। लेकिन वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है कौन? वो अब तक मुझे दिखा तक नहीं है। अरे वो बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है। यहाँ के सारे एमेच्योर ग्रुप उसी से काम करवाते हैं। तो वो अपने स्केचेस और आइडियाज लेकर क्यों नहीं आया है? टेक इट इजी, अभी उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है। जैसे ही वो वहाँ से फ्री होगा तो रिहर्सल पर आएगा। और वैसे भी कॉस्ट्यूम किसी प्ले का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा तो है नहीं। हमें अपनी एक्टिंग पे ध्यान देना चाहिए। अक्षय, कुछ सालों पहले मेरी एक परफॉर्मेंस सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गई थी क्योंकि मेरा कॉस्ट्यूम अच्छा नहीं था, चाहे मैं जितनी भी अच्छी रही हूँ। अच्छा हाँ, याद आया। लेकिन तुम्हारी वो परफॉर्मेंस सिर्फ कॉस्ट्यूम की वजह से बर्बाद नहीं हुई थी। तो फिर? वो इसलिए बर्बाद हुई थी कि उस वक्त तुम करीबन 32 साल की थी और एक अल्लड़ जवान छोकरी जो कि 16 साल की थी, तुम उसका रोल प्ले कर रही थी। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। नहीं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ। देखो क्या होता है कि हर एक्ट्रेस के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे समझ जाना चाहिए कि अब वो अल्लड़ जवान छोकरी के रोल नहीं प्ले कर सकती। अब उसे केवल मैच्योर औरत के रोल से ही करना चाहिए। उस समय मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। मुझे अब याद भी नहीं है कि मैंने वो रोल्स क्यों एक्सेप्ट किए थे। वो रोल तुमने इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि एक यंग जवान छोकरी का रोल करना तुम्हारी वैनिटी को फ्लैटर करता था और तुम ये प्रूफ करना चाहती थी कि तुम अभी भी यंग हो, जवान। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी किस चीज से सबसे ज्यादा चिढ़? क्या बोलो? तुम ये सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो। हाँ तो मैं जानता हूँ। अगर मैं तुम्हारा दोस्त रहा होता तो तुमने इतनी सारी गलतियां तो नहीं की होती। ओहो, तो अब तुम ये भी कहना चाह रहे हो कि मैंने जिंदगी में और भी गलतियां की हैं? बिल्कुल करी। तुमने वो कौन सा था अंधा युग, उसके प्रतीकात्मक और प्रयोगवादी तथा महाभारत की व्याख्या करने वाले प्ले में गांधारी का रोल एक्सेप्ट किया। सबसे बड़ी गलती थी तुम्हारी।
लेकिन उस समय मॉडर्न थिएटर का जमाना चल रहा था और वर्मा इसी तरह डायरेक्ट करता था। वर्मा वो बेवकूफ, उसे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता और वो वैसे ही डायरेक्ट करता है। लेकिन उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। वो सारे अवार्ड्स बेईमानी के हैं, फालतू के हैं, जो कि सिर्फ डायरेक्टर को ग्लोरीफाई करते हैं। और वैसे भी ऐसे प्ले को तो रियल एक्टर्स चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए होता है भीड़ का जमावड़ा, जो कि कंपोजिशन बनाने के लिए जरूरी होता है। और ऐसे प्ले की वजह से ही दर्शकों ने थिएटर को छोड़ दिया। तो तुम मॉडर्न थिएटर को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हो? ऐसा नहीं है कि मैं मॉडर्न थिएटर को नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि जो आज मॉडर्न है वो कल को क्लासिक हो जाएगा। लेकिन मैं फैशनेबल थिएटर के खिलाफ हूँ, क्योंकि वो सेंसलेस है, खोखला है, जहाँ पर एक्टिंग का मतलब सिर्फ चिल्लाना होता है और बॉडी के पोस्चर दिखाना होता है, और वहाँ पर डायरेक्टर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करने वाला मसीहा। तुम पार्टली ठीक कह रहे हो। मैं पूरी तरह ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि मैं दर्शकों के पैरोकार की तरह बोल रहा हूँ, एक थिएटर लवर की तरह बोल रहा हूँ। मैं वैसे ही कोई सिद्धांत और थ्योरी नहीं पकड़ा। लेकिन अक्षय, थिएटर सिर्फ इन आइडियल चीजों पर नहीं चलता है। थिएटर बहुत ही मामूली सी नीरस चीजों पर जीता है। थिएटर से जुड़े हुए लोग भी हाड़ मांस के बने पुतले होते हैं, उनमें भी अपनी अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। जिस थिएटर पोएट्री के सपने तुम देख रहे हो, वो तुम्हारे दुख और तुम्हारे दुर्भाग्य की उपज है। एक एक्टर भी इंसान होता है, उसके ना चाहते हुए भी उसके अपनी जिंदगी के जज्बात उसके अपने रोल में झलक ही जाते हैं। यही बात, पता है, यही बात तो मुझे तुम्हारी हमेशा से अच्छी नहीं लगी, कि तुम्हें देखते ही पता चल जाता था कि स्टेज पर कि तुम कब टेंशन में हो। एक प्रोफेशनल एक्टर के साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दर्शकों को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारा मूड खराब है या अच्छा, या कि तुम्हारा सिर दुख रहा है। मुझे कभी पता नहीं चलना चाहिए था कि तुम्हारे पति का किसी लड़की से गहरा अफेयर चल रहा है और तुम बहुत टेंशन में हो। वो सब इतना दिखाई देता था मेरे चेहरे पर। ऑफ कोर्स, उस पूरे साल तुमने बिना कंसंट्रेशन के एक्ट किया था, पहले ऐसा कभी नहीं था। मेरी 32 ईयर बर्थडे पार्टी चल रही थी और उस दिन मुझे पता चला कि मेरे पति का एक नर्स के साथ गहरा अफेयर। मेरे ऊपर जैसे पहाड़ी टूट गया था। वो 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। अब कुछ बदला नहीं जा सकता था, कुछ रोका नहीं जा सकता था। वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था और वहीं मैंने अपने आप को एकदम अकेला और रिजेक्टेड पाया। कुछ महीनों बाद मेरी बेटी भी पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। ऐसा लगा जैसे रातों रात मुझसे मेरा परिवार छीन लिया हो, सब कुछ ढह गया हो। सब कुछ नहीं था, अभी भी तुम्हारे पास थिएटर तो था ना? हाँ, मेरे पास अब भी थिएटर तो था, पर अक्षय, कोई भी इंसान अपने आप को एक ही डायमेंशन का नहीं बना सकता। मैं बस इतना चाहती थी कि मैं सबसे दूर चली जाऊं, अपने शहर से, अपने दोस्तों से, सबसे। उसकी जगह मुझे हर शाम स्टेज पर होना होता था। अपने जज्बात पर काबू पाना पड़ता था, जो कि मैं इमोशनली बिल्कुल कुचली हुई थी। You know what, अक्षय? कल मैं ये सोच रही थी कि मुझे भी तुम्हारी तरह किसी वृद्धाश्रम में रह लेना चाहिए, बजाय इसके कि मैं अपने एक आलीशान अपार्टमेंट में रहूं। क्या फालतू की बातें कर रही? तुम जैसी इतनी महान एक्ट्रेस हो, एक वृद्धाश्रम?
क्या फर्क पड़ता है, तुम भी तो अलग हो। मेरी बात अलग है। वैसे भी मैं जब फैमिली के साथ था तब भी अकेला ही था, और जब मेरी वाइफ की डेथ हो गई तो उसके बाद तो उस घर में रहना मेरे लिए बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था। बहुत सारी यादें भरी थी उस घर में, बहुत सारी। फिर जब मेरे बेटे की शादी हुई तो मैंने वो घर उसको दे दिया। दरअसल मैं उनकी राह में रोड़ा नहीं बनना चाहता था। अब उनके और मेरे बीच में अच्छे ताल्लुकात हैं। तुम लोग मिलते हो अभी? मैं महीने में एक बार खाना खाने जाता हूँ उनके घर। कुछ देर बातें होती है, खाना खाता हूँ, और जब वो मेरे थिएटर की और मेरे अतीत की बातों से बोर होने लगते हैं तो मैं वापस अपने अड्डे पर आ जाता हूँ। अच्छा अक्षय, मैं कह रही थी कि वो कॉस्ट्यूम कब तक रेडी हो जाएगा? ओह गॉड, तुम ना मेरा दिमाग खराब कर दो। फिर वही बात, मैं तुम्हें कभी इस बात के लिए राजी नहीं कर पाऊंगा कि तुम एक ऐसे एक्टर के साथ काम करो जिससे तुम नफरत करती हो। कम ऑन, साफ साफ ना कहो मुझे वैसे ही रिजेक्ट करो जैसे तुम्हें लगता था कि ठीक 16 साल पहले मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया। आओ पालो इस खुशी, कहो नो। तुमने सारी जिंदगी मेरे मुंह से यस सुनने के लिए इतना नहीं झगड़े थे। कभी मुझे ये जाहिर नहीं किया था कि तुम मेरी जरा भी परवाह करते हो। मुझे लगा था कि इस तरह से मैं तुम्हें वापस पा लूंगा, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो बिल्कुल ठंडे तरीके से रिस्पॉन्स दिया, एकदम मुझे ठुकरा ही दिया। क्योंकि तुम उसी लायक थे। तुमने मेरे प्यार को ठुकराया था। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था। मैं नहीं मानती। कसम से सच कह रहा हूँ। अगर ये सच है तो ये बात उस वक्त क्यों नहीं कही जब हमारी जिंदगी दो अलग अलग राहों पर नहीं चल पड़ी थी? मेरा यकीन करो, तब मैं तुमसे कहना चाहता था, लेकिन उस वक्त तुम मेरी बात सुनना नहीं चाहती थी। तुम सचमुच मुझसे प्यार करते थे? मैंने कभी भी तुमसे प्यार करना बंद ही नहीं किया, कभी भी नहीं। मैं जानता हूँ कि अब ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम दोनों अपने जीवन के आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, हमेशा। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ये रोल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैं तुमसे उसी तरह नफरत करती रहूंगी जिस तरह मैं तुमसे प्यार किया करती थी। परमिशन ग्रांटेड। बड़ी खुशी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिहर्सल रही आज की बात। यू नो व्हाट अक्षय, तुम्हारा ये प्ले ना बहुत डिमांडिंग है। मुझे ऐसे प्ले बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें स्ट्रेंथ हो, लेकिन साथ में ये फ्रस्ट्रेटेड भी है, मतलब थका देने वाला। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सोलो परफॉर्मेंस कर रही हूँ। अच्छा अक्षय, वो तुमने मेरा वो मोनोड्रामा देखा था क्या? वो जो तुमने भोपाल में रंगमंडल में किया था? एग्जैक्टली वही। कैसा था वो? मुझे मोनोड्रामा ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। मैं उनको थिएटर ही नहीं मानता। ऐसा लगता है कि जैसे किसी अकेले पहलवान को कुश्ती के दंगल में धकेल दिया, वो बेचारा अकेला इधर उधर कूद रहा है, मशल फड़का रहा है, और उससे लड़ने वाला वहाँ पर कोई नहीं। तुमने शायद मेरी कोई बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस देख ली है। बहुत सारी उसमें अच्छी भी थी। बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद तुमने मुंबई और पुणे में शोज किए थे 38। उस वक्त तुम बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहती थी, तो कुल मिलाकर तुमने पूरे हिंदुस्तान में इसके 102 शोज किए थे। और उसके बाद मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है कि तुमने एक बहुत बड़ी कार खरीदी थी। तुम कोई जासूस हो? CID एजेंट? वो सब तो मेरे अंडर में काम करते हैं मैडम। अक्षय, तुम्हें पता है तुम मेरे एक आइडियल ऑडियंस हो, एक सच्चे और सटीक क्रिटिक्स। देखो क्या है इधर कि मैं तो तुम्हें उसी हाई स्टैंडर्ड से देखता हूँ जो
जो तुमने अपने आप के लिए सेट करके रखा है। मेरा क्या है कि अगर कोई मीडियोकर एक्टर हो तो मैं हमेशा उसकी तारीफ करना पसंद करूँगा, ताकि बेचारे का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े और वो जीवन में कुछ अच्छी एक्टिंग कर पाए। लेकिन अगर कोई अच्छा एक्टर है तो मैं हमेशा उसकी कमियां पॉइंट आउट करूँ, ताकि वो उनको दूर कर सके और परफेक्शन के एकदम करीब पहुंच सके। लेकिन अक्षय, कभी कभी एक अच्छे एक्टर को भी बस इतना चाहिए होता है कि कोई उसकी जरा सी तारीफ कर दे, ताकि वो अपने डाउट्स को दबा सके और स्टेज पर अपना बेस्ट दे सके। मुझे अच्छे से याद है, मैं दिल्ली गई थी नेशनल फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए। जब घर से निकली तो मेरे पति से बहुत तेज झगड़ा हो गया था। मेरा ऑलरेडी मूड बहुत अपसेट था और वहां जाकर मुझे ये पता चला कि जिस प्ले को मैं करने वाली हूँ उस प्ले को डायरेक्ट वो वर्मा कर रहा है। रिहर्सल के दौरान मेरी उससे भी लड़ाई हो गई। लड़ाई के दौरान मैंने उससे कहा, भाड़ में जाओ तुम, और ये बोलकर मैं वहां से बाहर आ गई। कनॉट प्लेस में मैं अकेली ही भटक रही थी इस उधेड़ बुन में कि सुबह बैग पैक करूंगी और दिल्ली से निकल जाऊंगी। लेकिन तभी अंधेरी स्ट्रीट में मुझे एक आदमी मिला। उसने मुझे कहा, मैडम, आज मैंने आपकी मैकबेथ की रिहर्सल देखी, आप बहुत अच्छा अभिनय कर रही थी। मैं तो कब से आपकी शो की तैयारियां देख रहा हूँ, मैं आपका शो देखने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। बस इतना ही कहा था उसने, इतना ही कहा था। उसके वो शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे इतना ही तो चाहती थी मैं, बस इतने की ही तो जरूरत थी मुझे। इतना कहकर वो वहां से चला गया और उसने बताया भी नहीं कि वो कौन है। लेकिन जाते जाते उस अजनबी ने मुझे गुड बाय कहकर कुछ दिया था। एक की चेन जिसमें एक शंख लगा हुआ था ना। अक्षय, मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। तुम सचमुच जासूस हो। जिसने वो की चेन तुम्हें दी थी वो कोई और नहीं था, मैं ही था। और तुम ये मत भूलो कि हम 15 साल तक मियां बीवी रह चुके हैं और अब मैं उन दबी हुई यादगारों को फिर से ताजा नहीं करना चाहती, जिन्हें मैं हमेशा के लिए दफना चुकी। मैं तुमसे ये सब कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो प्रोफेशनली तुम्हारा कोऑपरेशन मांग रहा हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देखो, जब हम मियाँ बीवी थे तब तुमने मेरे साथ इसलिए एक्ट नहीं किया क्योंकि तुम्हें लगता था कि लोग ये सोचेंगे कि हम अपनी निजी जिंदगी को दिखा रहे हैं। तो जब हमारा तलाक हो गया तब तुमने मेरे साथ इसलिए काम नहीं किया क्योंकि अब हमारी शादी चूक चुकी थी। मैंने इसलिए एक्ट नहीं किया क्योंकि मेरा नया हस्बैंड नहीं चाहता था और मैं उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती थी, और मैं आज भी उसका दिल नहीं दुखाना चाहती। बहुत बढ़िया, बेटर एंड बेटर एवरी टाइम। अच्छा, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे ना तो एकदम एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होगी हमारी। अक्षय, अच्छा, इधर मैं सोच रहा था ना कि अब हम अपने पहले शो की डेट्स तय कर लेते हैं। तुम मीडिया और प्रेस वालों को कांटेक्ट कर लो और मैं अपने पुणे वाले सारे दोस्तों को बुला लेता हूँ। ये एकदम ग्रैंड शो होगा हमारा, तुम पुराने फॉर्म में होगे हमारा वैसे ही, और मुझे अपने फेवरेट स्टेज पार्टनर के साथ काम करने को मिलेगा। अक्षय, मैं कह रही थी तुमसे कि क्या हुआ, बोलो ना। मेरे लिए ये कहना मुश्किल है पर मुझे कहना पड़ रहा है। कुछ हुआ है क्या, बताओ ना। मैं कल से रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी। What? क्यों?
मैं 1 महीने तक रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी, उसके बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे एक ऑफर मिला है, कैसा ऑफर? एक परफॉर्मेंस का ऑफर। कैसी परफॉर्मेंस? एनसीपीए में ब्रेक्ट का मदर करेज, उसमें मुझे माँ का रोल मिला। और डायरेक्ट कौन कर रहा है? वर्मा। वर्मा? वो फ्रॉड। और तुम अपने इस प्ले को, इस 20 साल की एनिवर्सरी के इस प्ले को सिर्फ इसलिए छोड़ रही हो ताकि तुम वर्मा के साथ काम कर सको। देखो अक्षय, उसने भी मुझे यही ऑफर किया है कि वो मेरी 20th एनिवर्सरी पर ये शो करवाएगा, और इतना जल्दबाजी में हुआ कि अरे पर उसको ब्रेक के कोई समझ ही नहीं है, पूरा प्ले बर्बाद कर देगा वो। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपने इस प्ले को सिर्फ इसलिए छोड़ रही हो ताकि तुम वर्मा के साथ काम कर सको। अक्षय, मुझे जाना ही होगा। बिल्कुल नहीं जाना तुम्हें, कोई जरूरत नहीं। लेकिन इतना नाराज क्यों हो रहे हो? मैं वापस आऊंगी ना, 1 महीने बाद मैं वापस आ जाऊंगी। तो ये तो वही बात हुई ना कि तुम्हारा तो कोई मॉरल ही नहीं है। तुम्हें एक सच्चे और फेक थिएटर में अंतर ही नहीं मालूम, क्योंकि तुम एकदम नौसिखिया हो। अक्षय, कभी कभी इंसान को ना चाहते हुए भी वो चीजें करनी पड़ती है जो वो नहीं करना चाहता। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। एक बेकार और एक रद्दी रोल किसी एक्टर का कितना नुकसान कर सकता है ये तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम नौसिखिया हो, अनाड़ी हो। You my friend, you are always right, but only in theory. तुमने सारी जिंदगी इस प्रोफेशन के बाहर गुजारी है। 4 साल से जिसे कोई काम ना मिला हो वो ऐसे कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगा, ये तुम समझ जाते अगर तुम नौसिखिया ना होते। देखो, मैं कुछ नहीं समझना चाहता, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं तुमसे डीपली डिसअपॉइंटेड हूँ बस। लेकिन अक्षय, मैं 1 महीने बाद तुम्हारे इस प्ले में वापस आ जाऊंगी। हाँ, तब मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम ना सिर्फ मुझे धोखा दे रही हो बल्कि अपने आप को भी धोखा दिया है तुमने। तुम्हारी उम्र तो देखो, तुम इतनी उम्र की हो गई हो और तुम अभी भी इस कदर कैलकुलेटिंग हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ काम करने की बजाय इस प्ले को एक सोलो परफॉर्मेंस बना दूंगा, एक मोनो ड्रामा। लेकिन तुम्हें सोलो परफॉर्मेंस पसंद नहीं है। हाँ, तो मेरे पास चारा ही क्या है, क्योंकि ये रोल मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा था। मैं किसी और को इस रोल में इमेजिन ही नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि तुम नौसिखिया हो, एक अनाड़ी हो, एक फेक हो। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ एक फेवर कर रही थी और तुम हो कि मुझसे ऐसी सड़क छाप बातें कर रहे हो। ओह, बहुत बढ़िया। तो अब आप मुझे अपना गुस्सा भी दिखाएंगे? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम निहायत ही उज्जट और बदतमीज आदमी हो। पता चल गया ना ये भी? बहुत बढ़िया। गुड बाय। गुड बाय फॉरएवर। हम दोनों ने 15 साल साथ साथ जिए हैं। उन सबको तुम यूं ही एक झटके में मिटा नहीं सकती, और वो सब तुम यूं ही भुला भी नहीं पाओगे। तुम क्यों नहीं समझती कि तुम अब मेरा एक हिस्सा बन चुकी हो और मैं तुम्हारा। तुम्हें नहीं दिखता कि तुम्हारे और मेरे बीच में कितना कुछ कॉमन है? कैसे तुम्हारी सोच अब मेरी हो चुकी है और मेरे ख्याल अब तुम्हारे। कितनी सारी यादें हैं जो हम दोनों की एक साथ साथ।
देखो, मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि प्लीज प्लीज उन पुरानी बातों को भूल जाओ कि कैसे हम साथ साथ, कैसे हमने, भूल जाओ कि कैसे हम अलग हुए थे। बस इस बात को याद करो कि कैसे हमने साथ साथ जिए थे। देखो, हम दोनों का साथ साथ होना ज्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि हम दोनों, यार, डियर अक्षय, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। हो सके तो मुझे माफ कर दे। हो सकता है कि शायद तुम मेरे इस पत्र को पढ़ो भी नहीं, बिना पढ़े ही फाड़ दो। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम इसे पढ़ो और मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी की है, उसके लिए मैं सच्चे दिल से माफी चाहती हूँ। वो एनसीपीए वाला प्ले मैंने छोड़ दिया। तुम्हारे साथ काम करने के बाद किसी और के साथ काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ थर्सडे दोपहर रिहर्सल हॉल पर। उसके बाद मैं एक बिजनेस ट्रिप पर चली जाऊँ, जो शायद लंबे समय की। ये मेरे पास आखिरी मौका होगा जब हम मिलेंगे। हो सके तो माफ कर देना। जब एक अभिनेता की मृत्यु होती है तो वो सिर्फ उस इंसान का चला जाना नहीं होता, वो उन बहुत सारे शरीरों की छायाओं की भी मौत होती है जिनको हमने मंच पर जिया होता है। हमारे साथ हमारे सारे दर्शक भी मर जाते हैं बगैर जाने। धीरे धीरे हमारी स्मृतियां भी मर जाती हैं। जब एक एक्टर की मौत होती है तो भविष्य के वो सारे रोल भी मर जाते हैं जो उसने किए होते हैं। लेकिन सबसे बुरा होता यह है कि जब एक एक्टर अपने जीवन की सबसे बढ़िया भूमिका निभाए बगैर ही चला जाता है। गुड मॉर्निंग। जानती हूँ मैंने बहुत हर्ट किया है ना तुम मुझसे नाराज हो। आई एम सो सॉरी। तुमसे दूर जाकर मैंने महसूस किया कि हमारा ये प्ले कितना अच्छा था। मैंने महसूस किया कि अगर मैं ये प्ले करती तो ये मेरी जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस होती। हमें ये प्ले करना चाहिए था। वो एनसीपीए वाला पूरा मामला ही बिगड़ता चला गया। अनफॉर्चुनेटली वो वर्मा अभी भी वर्मा ही है। उसे आर्टिस्ट की कोई परवाह नहीं है। उसे परवाह है तो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट की। वो उसकी रिहर्सल मैंने 3 हफ्ते तक झेली, फिर मैं छोड़ आई। मेरा उससे बहुत तेज झगड़ा हुआ और जब मैं अगली सुबह उठी तो मेरे सीने में
बहुत तेज दर्द था। अभी पिछले 10 दिनों से मैं हॉस्पिटल में थी। मेरी सर्जरी होने वाली है कल। डॉक्टर्स ने कहा है कि डरने वाली बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे पता है, मैंने डॉक्टर से बात की थी। अच्छा, तुम अभी भी मेरे बारे में सोच रहे थे, अभी भी मेरा ध्यान रख रहे थे। तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही भूल जाऊंगा, अकेला छोड़ दूंगा? अगर रोने से मन हल्का होता है ना तो रो लो, मगर एक बात हमेशा ध्यान रखो, वो की चेन वाला शंख वो हमेशा अपने पास रखना, सब कुछ ठीक होगा। तुम बहुत अच्छे हो, बॉस। काश तुम पहले मिले होते मुझे, तो मेरी जिंदगी बिल्कुल डिफरेंट होती। अक्षय, मैं कितनी खुश होती। मैं भी हीरा, मैं भी। तो ये पहले क्यों नहीं कहा? क्यों अपनी फीलिंग्स नहीं बताई मुझे अक्षय? क्यों? मैं बताना चाहता था लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं तुम्हारी जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम्हारे साथ बात करना, तुम्हारे साथ काम करना बहुत अच्छा। It was wonderful, अक्षय, it was wonderful. अच्छा सुनो, तुमने डॉक्टर को बताया कि तुम यहाँ आ रही? नहीं अक्षय, नहीं। मैं बता देती तो वो मुझे आने ही नहीं देते, पर मैं भागकर चली आई। मैंने एक नोट लिख दिया है उनको कि मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी। लेकिन वो नाराज होंगे। जान दो ना, क्या फर्क पड़ता है? तुमसे मिलना ही था, तुमसे बात करना ही थी, तुम्हें बताना ही था कि क्या बताना था? बोलो ना इधर। कि तुम मेरी लाइफ के बेस्ट स्टेज पार्टनर हो, और ये भी कि अगर हम साथ में ही प्ले करते तो बहुत अच्छा होता। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो जैसे हम आखिरी बार मिल रहे हैं? तुम जैसे ही ठीक होगी हम ये प्ले फिर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ी हिम्मत रखो। नहीं अक्षय, नहीं, अब मुझे डर लग रहा है। मैं जानती हूँ डॉक्टर्स को कोई होप नहीं है अब। क्या कह रही हो? तुमने अभी तो कहा था कि डॉक्टर्स ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं है अक्षय, अब जरा भी हिम्मत नहीं है। मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। काश अक्षय ये पहले हो जाता तो इतना मुश्किल ही नहीं होता। तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी बदल गई है। अब हर चीज के मायने हैं, सेंस है। अब मैं जीना चाहती हूँ अक्षय, मैं जीना चाहती हूँ। मैंने कभी तुम्हारे जैसे आदमी से कभी बात नहीं की जैसे तुम हो। मैंने अपने एक्स हस्बैंड से भी ऐसे बात नहीं की, बहुत अलग। अच्छा छोड़ो ना, मेरी बात सुनो। तुम अभी वो प्ले करना चाहोगी इसी वक्त? इतनी ताकत है? अभी कैसे? बिना ऑडियंस के किसी भी परफॉर्मेंस के कोई मायने नहीं होते अक्षय। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, यहाँ के वृद्धाश्रम के लोगों ने अभी लंच खत्म किया होगा। मैं जैसे ही उन्हें बोलूंगा कि तुम एक्ट कर रही हो तो 2 मिनट में आ जाएंगे। ओके, आई विल डू। देखा इराम, हम अपना प्ले करने जा रहे हैं। तुम्हें डायलॉग याद है? मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट हमेशा अपने साथ रखती थी, हॉस्पिटल में भी। मुझे तब तुम्हारे डायलॉग भी याद है। बहुत बढ़िया, शांत आओ।
दोस्तों और साथियों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हिंदी थिएटर जगत की सबसे महान अदाकारा। आप चाहें तो इसे हमारी ग्रैंड रिहर्सल भी कह सकते हैं, पर हम आपसे एक वादा करते हैं कि जैसे ही ईरा हॉस्पिटल से वापस आएगी, हम आपके सामने इसका एक प्रॉपर शो भी करें, एक ग्रैंड शो। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस शो को वैसे ही एंजॉय करेंगे जैसे हमने अपनी रिहर्सल को एंजॉय किया। तो आइए पेश करते हैं एक एक्टर की मौत। कम इन। तुम यहाँ कैसे? वो उन लोगों ने कहा कि तुम ग्रीन जोन में बैठे हो। तो क्या काम है तुम्हें? मेरे पास एक ऑफर था, एक बिजनेस ऑफर। मुझे तुमसे बात करनी थी, अगर तुम फ्री हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं बिजी हूँ? और अगर मैं फ्री होती तब भी मैं तुमसे बात नहीं करती। 15 साल तक जो तुम्हें कहना था तुमने कहा और मैंने सुना। अब जब तक तुम्हें यहाँ बुलाया नहीं जाता तब तक दोबारा अपनी ईरा, 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 ईरा क्या हुआ? ईरा, मैं डॉक्टर को। अक्षय, I'm so sorry. It's over, Akshay. नहीं, It's over. मैं ये नाटक नहीं, पूरा नाटक नहीं कर पाई अक्षय। तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती ईरा। मुझे इसी तरह पकड़े रहो। होल्ड मी अक्षय। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती ईरा। इतने सालों मैंने तुम्हें चाहा है, इतने सालों तक मैंने तुमसे प्यार किया है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा ईरा। I know अक्षय, I know। मैं जानती हूँ कितना चाहते हो, and I love you। अक्षय, मैंने सारा जीवन अपने प्यार को दिया है, अपनी कला को दिया है। मैंने लोगों को हंसाया है, रुलाया है और हमेशा सोचने पर मजबूर किया है। मुझे एक ही बात का दुख है अक्षय, कि मैं ये नाटक नहीं कर पाई। ऐसा क्यों कह रही हो? लेकिन साथ में खुशी भी है अक्षय, कि मैं अपनी कला के जरिए, अपने अभिनय के जरिए हमेशा लोगों की यादों में रहूंगी। मुझे पता है अक्षय कि वो नाटक तुमने मेरे लिए लिखा था। उसमें सिर्फ हम दो थे, जैसे हम हो सकते थे अक्षय। एक बार वो मोनोलॉग सुना दो ना। मुझसे नहीं होगा। जो शुरू में सुनाया था अक्षय, एक आखिरी बार सुना दो अक्षय, आखिरी बार। जब एक अभिनेता की मृत्यु होती है तो वो सिर्फ उस इंसान का चला जाना नहीं होता। मीरा! 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 हेलो, आप सभी को विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
बस कुछ समय और पात्रों के परिचय करवा सकूं। अक्षय के किरदार में थे सुनील मेवाड़ा, इरा के किरदार में थी निष्ठा मौर्य, समय समय पर संगीत में हमारा साथ दे रहे थे प्रमित वर्मा। आ जाओ। रूप सज्जा में मुस्कान केसरी, और ये जो छोटा मोटा हमने आर्ट सजाया है, नीरज, युवराज, तिलक, अर्पित, गौरव, सभी पूरी नटराज टीम ने सहयोग किया है। अभिनव कला समाज एवं स्टेट प्रेस क्लब हमें मंच देते हैं, हमें सहयोग करते हैं, मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस नाटक का प्रकाश संचालन एवं निर्देशक मैं अर्जुन नायक। बहुत आप सभी आते रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए ताकि हमारी जो ऊर्जा है और बढ़ती रहे आगे नाटक दिखाने की। आगामी जो हमारे नाटक हैं वो है लहरों के राजहंस, छत्रपति शिवाजी महाराज, गोरख धंधा और बेबी। ये 4 नाटक हमारे आगामी हैं। अगर इस नाटक की ये सभी नाटकों की जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। नटराज थिएटर ग्रुप से इंस्टाग्राम पर आईडी है, तो वहाँ पर आप सभी को पता चलता रहेगा समय समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप आए और हमें प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।